वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम ट्रिपल सी क्लास आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि मेमोरी यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि कितने केबी में कितने एमबी होता है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था उसमें कि हमारे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर। ये मैंने आपको बताया था और उनके बारे में बताया था। कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, है ना। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है ना। तो मैं आज आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपका मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। ये दो लेवल लैंग्वेज ही आप दो लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज होती है। इनके अलावा कोई भी लो लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है ना। बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर, जिन पर कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर समझता है। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपका आता है जनरल पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो जनरल पर्पज़ के लिए अगर हम देखा जाए तो डायरेक्ट नीचे आता हूँ, तो इसके लिए हमारी एल्गोल, ठीक है ना, एल्गोल लैंग्वेज, फोर्टोन लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, एपीएल, पास्कल, LIPL/1 इस तरह से आती है। तो इसमें एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी। तो कहने का मीन्स ये है कि हमने यहाँ पे समझा कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है और लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि मशीनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, या फिर एल्गोल कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, हाई लेवल पे हम काम करते हैं यूज़र्स। और लो लेवल लैंग्वेज पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है फुल फॉर्म ऑफ जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें देखिए ये जो आपका होता है एल्गोल, एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोर्थम लैंग्वेज, यानी कि एल्गोर्थम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोर्थम लैंग्वेज। फोर्टोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो होती है ये यूज़ होती है साइंटिफिक और इंजीनियर पर्पज़ के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है फोर्टोन किस पर्पज़ पे यूज़ होती है, साइंटिफिक पर्पज़ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, फोर्टोन। ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये यूज़ होती है कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए ये सब। बेसिक की फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होती है। APL की आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पास्कल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें C++ ये सब आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद आता है कंप्यूटर में एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सहायक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके एक सहायक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका काम होता है कन्वर्ट करना। अगर हम कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज दे रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को मैं अगर 76 दे रहा हूँ तो कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। अगर मैं कंप्यूटर को 76 या फिर दूसरी वैल्यू जैसे A में दूँ तो वो उसको नहीं समझेगा, नहीं अंडरस्टूड, क्योंकि कंप्यूटर से केवल 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है जिससे कंप्यूटर कार्य कर सके। ठीक है ना। और एक साथ कन्वर्ट करता है और साथ ही एरर की जांच भी करता है। ठीक है ना। इसमें जैसे कि कोई एरर आ जाता है उसकी जांच भी करता है। मैंने पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोग्राम भाषा में लिखे गए कंप्यूटर कोड को दूसरी भाषा में अनुवादित करता है। कंपाइलर का नाम उपयोग
कंपाइलर नाम का उपयोग मुख्य रूप से उन प्रोग्राम के लिए किया जाता है जो निष्पादन कार्यक्रम, ये हिंदी में लिखा हुआ है और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको क्या करता है, ये एरर की जांच भी करता है। जबकि इंटरप्रेटर का भी सेम ही काम होता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक साथ कन्वर्ट ना करके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे आपने एक लाइन लिखी तो उसको कन्वर्ट कर देगा, दूसरी लाइन लिखी तो उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, ये काम करता है। और इनके बीच में अंतर मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये तो आपका कंपाइलर हो गया, ठीक है ना, ये आपका इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है ना, और ये आपका हो गया अंतर। इनमें अंतर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कंपाइलर इंटर में क्या क्या अंतर होते हैं। तो 1 2 3 4 अंतर ये हैं हमारे, ठीक है। और इसके नीचे भी है 2 अंतर हो रहे 6, जैसे कि ये। तो इसमें यही मैंने ऊपर चार्ट में दिखाया आपको कि ये जो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, ये जो कंपाइलर है ये एल्गो लैंग्वेज पे यूज़ होता है, फोर्टन पे यूज़ होता है, कोबोल पे, और इंटरप्रेटर बेसिक एपीएल पास्कल पे यूज़ होता है, ठीक है ना, ये सब। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू कंप्यूटर को देता हूँ, कुछ भी कंप्यूटर को देता हूँ, ए दे दूँ, बी दे दूँ, सी दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, तो कंप्यूटर उसको कंपाइलर के पास लेके जाएगा, कंपाइलर उसको उठाएगा और कंपाइलर उसको, या इंटरप्रेटर कोई भी हो सकता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर कोई भी हो सकता है, उसको वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 01010101 यानी कि 10 में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, देखिए डेसिमल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर मैंने दिया है 17, डेसिमल का बेस 10 होता है, इसलिए इसके नीचे 10 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये डेसिमल नंबर है। और मुझे क्या निकालना है इसका, बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, मैंने कल बताया था आपको। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ से। देखिए 17 को 2 से डिवाइड किया तो 2 8 16, एक रिमाइंडर बचा, फिर 0 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 1, ये इस तरह से बचा, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से लेके लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ को, ठीक। तो इसका ये बैठेगा 1 0 0 0 1, यानी कि आपने दिया 17 था, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझेगा 1 0 0 0 1। तो ये इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि 17 का या कोई भी उसका बाइनरी क्या, तो आप ऐसे बाइनरी रफ पे निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसके बाद आता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल जैसे सपोज हमने यही ले लिया एक नंबर, तो हमें इसका डेसिमल बनाना है, तो मैं इसको खोल के लिख लूँगा 1 0 0 0 0 1, ठीक है ये। तो अब इसमें जिसके नीचे 1 यानी कि 0 का मतलब तो होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ट्रू, है ना। तो यहाँ पे ट्रू एक तो आपका ये है और एक आपका ये है जिस पे मैंने सर्किल बनाए हुए हैं, और ये हमारे फॉल्स है, ये हमारे फॉल्स है, ठीक है ना। तो जो ट्रू हैं उनको जोड़ देंगे, यानी कि 16 को और 1 को, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, यानी कि ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने 1 लिखा, फिर 2, फिर 2 से गुना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये मैं अपनी तरफ से लिखता आया हूँ इधर से, ठीक है ना। 1 2 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। और इसके बाद हमने जिसके नीचे 1 होगा उनको जोड़ देंगे, 16 प्लस 1 यानी कि 17, 17 का ये बाइनरी है। तो इस तरह से कंप्यूटर क्या करता है कि बाइनरी लैंग्वेज को डेसिमल में और डेसिमल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी के बाद हमारा इसी में ये आता है कि सपोज़ करो कि अगर हमारे पास कोई, जैसे कि हमारे पास नंबर आ गया तो हम उसका बाइनरी बना लेंगे, ये है ना, हम बाइनरी बना लेंगे। लेकिन जैसा अगर सपोज़ करो हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट आ गया, जैसे कि हमारे पास आ गया सपोज़ हमारे पास आ गया एस, तो एस तो 2 के टेबल में कहीं आता ही नहीं जो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर नंबर आ रहा है तो नंबर तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट कंप्यूटर में कैरेक्टर ही नंबर ही थोड़ी देंगे, कैरेक्टर ही तो देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है ASCII, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है। तो ये इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो टोटल कीवर्ड्स है 255 कैरेक्टर होते हैं, यानी कि 128 एक और 127 एक। 128 वो होते हैं जो आपके आस्काई कोड जो आप यूज़ करते हैं, और 127 होते हैं वो
जो आप स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो साइज़ होता है वो 7 बिट का होता है, 128 का कितना होता है, 7 बिट का होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, 7 बिट का होता है, जिसके अंदर आपका A to Z, ठीक है ना, A to Z आ जाते हैं, स्मॉल @ सिंबल वगैरह आ जाते हैं, 0 to 1 आ जाता है, ये सब आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो मैं इसमें चार्ट भी बनाऊंगा, दिखाऊंगा, देखो मैं चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। ये रहा 0 1, ये 1 से लेके 127 तक की जो हमारे कीबोर्ड में से कैरेक्टर होते हैं ये वाले होते हैं, ठीक है ना। देखो ये है ना, तो इसमें हर कैरेक्टर का एक कोड होता है। जैसे कि आप बात करें ए की, तो ए का कोड जो होता है 65 होता है स्टूडेंट्स। अगर हम कंप्यूटर में ए दे रहे हैं तो वो आस्काई लिस्ट से 65 लिया जाएगा और 65 का बाइनरी बनेगा। फिर समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि एक लिस्ट होती है हमारे कंप्यूटर में जिसे हम बोलते हैं आस्काई लिस्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग। इसमें जितने भी करैक्टर होते हैं वो 255 करैक्टर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। 255 करैक्टर में से 128 करैक्टर जो होते हैं आपके, 128 करैक्टर वो होते हैं जो हम कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, यानी कि ये वाले, जैसे कि आपके ये सारे हो गए नल, ये सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैश स्पेस कोमा, ये सब ABCD, स्मॉल ABCD, ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं, 0 1 2 ये सब। तो अगर कंप्यूटर में हम कोई भी, जैसे कि कंप्यूटर में हमने G दिया तो G का जो होगा वो होगा 71 इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो 71 का बाइनरी बनेगा अगर हम G देते हैं तो, ठीक है ना। ये तो ये हमारे हो गए 128 करेक्टर। और दूसरे जो होते हैं हमारे एक्सटेंडेड आस्काई, यानी कि अलग से जो होते हैं, जैसे कि ये वाले देखिए, ये कीबोर्ड से नहीं देते हम, ये जो हम देख रहे हैं ये जो करेक्टर है हमारे, ये कीबोर्ड से नहीं होते हैं, है ना, ये हम अलग से स्पेशल यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंडेड आस्काई जो होते हैं, एक्सटेंडेड आस्काई जो होते हैं वो हमारे 8 बिट का साइज़ होता है, ठीक है ना, और उसका 7 बिट होता है, ठीक। तो इसके ये करेक्टर होते हैं। तो यानी कि पूरी लिस्ट होती है स्टूडेंट्स, पूरी लिस्ट हमारे कंप्यूटर में होती है। उस जो भी आप करेक्टर कंप्यूटर में देंगे वो लिस्ट, वो करेक्टर का कोड जो है उस आस्काई लिस्ट से लिया जाएगा, फिर उसका बाइनरी बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास का पहला जो है, इसमें देखिए नॉर्मली मैंने बनाया हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है अबेकस, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम अबेकस, यानी गणना करने का जो डिवाइस है वो अबेकस। 1833 के आसपास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैथ के प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर के पिता का नाम से जाना गया, क्योंकि इन्होंने, देखिए मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, अराउंड 1833 प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे ये, ठीक है ना, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया। इन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन डिफरेंस। तो इन्होंने इसमें तभी से ये फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। तो आपको अगर आता है कंप्यूटर पहला कौन सा है, अबेकस, अबेकस पहला कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, और जिन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का बनाया था, ठीक है। फिर 1945 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनिक, क्या नाम था, एनिक, एनिक, ठीक है ना, जिसको पर्सपर एक्ट्रेक्ट एंड जॉन विलियम मोचली ने बनाया। यानी कि IBM कंपनी में 2 साइंटिस्ट हुए, पर्सपर एक्ट्रेक्ट एंड जॉन विलियम मोचली, इन्होंने ये कंप्यूटर 1945 में बनाया। इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। कुछ जगह कैलकुलेटर लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह कंप्यूटर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो भी मिलता है आप आंसर लगा सकते हैं, दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है। IBM को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है IBM आल्सो नोन एज IBM का दूसरा नाम क्या है, बिग ब्लू। और पहला जो कॉमर्शियल कंप्यूटर था वो आपका यूनिवेक था। यूनिवेक की फुल फॉर्म आपकी ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पहला कंप्यूटर अबेकस, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर एनिक, किसने बनाया, पर्सपर एक्ट्रेक्ट एंड
जॉन विलियम मॉचली, डब्ल्यू मॉचली ने। एनिक की फुल फॉर्म, आईबीएम का दूसरा नाम, और पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक, और यूनिवेक की फुल फॉर्म। यह आपका इधर हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप इसको, इधर इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्यूटर का इतिहास था। तो जनरेशन हुई है कंप्यूटर की 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 5 जनरेशन पढ़ने से पहले, ये जो टाइमिंग पीरियड होता है, पहली जनरेशन का, दूसरी जनरेशन का, तीसरी जनरेशन का, चौथी जनरेशन का, पांचवी जनरेशन का, ये जो टाइमिंग पीरियड होता है ये आपको अलग अलग मिलेगा। इंटरनेट पर आप देखोगे किसी में कुछ 1-2 साल का डिफरेंस आगे पीछे मिलेगा, अलग अलग बुक्स में देखोगे तो वो अलग अलग। तो आप इसमें ना जाएं, टाइमिंग पे ना जाएं, ना ही टाइमिंग का कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी पीढ़ी किस में आई थी, ठीक है ना। ये मैंने आपको दे दिया है, ये आपको सब में अलग अलग मिलेगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। ये एक ऐसा नहीं है कि सभी ये बुक में आपको एक में मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको इसमें मेन ये है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है वो आपको वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होते हैं। किस पे? वैक्यूम ट्यूब, उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी थी। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगाए गए। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी लगाया, इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। फोर्थ जनरेशन में आपका वीएलएसआई लगाया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में, यानी कि वीएलएस का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में भी आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपकी जनरेशन है कंप्यूटर की। तो अब इनको विस्तार में पढ़ लेते हैं कि जो पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, अविश्वसनीय होते थे, ठीक है। मशीनरी भाषा बहुत कीमती होते थे, गर्मी पैदा करते थे, धीमा काम करते थे, विशाल आकार होता था, एसी की ज़रूरत होती थी, गैर पोर्टेबल होते थे, बिजली का उपभोग किया जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं एनिक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, ठीक है। ये आ जाता है एक आधा क्वेश्चन कि ये आपका यूनिवेक कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। वैक्यूम ट्यूब क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती थी, ठीक है ना। ये सब, ये हमारी पहली जनरेशन कंप्यूटर। दूसरी जनरेशन कंप्यूटर में आईसी हटा के ट्रांजिस्टर लगाए गए, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का ये सब इसकी वो है, ये इसके कंप्यूटर के नेम है, ठीक है ना, कौन कौन से कंप्यूटर के नेम होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी में आईसी लगाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, रिलायबल हुआ, छोटा आकार हो गया, तेज हो गया, रख रखाव होने लगा, महंगा तो था ही, एसी की आवश्यकता होती थी, और उच्च भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया गया। इसकी श्रृंखला ये है, जैसे कि IBM 360 सीरीज़, हनीवेल, PDP की फुल फॉर्म पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM, और ये TDS, ठीक है। ये आपके थर्ड जनरेशन के हो गए। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सस्ता, पोर्टेबल, विश्वसनीय, ठीक है। ये सब हमारा इसमें आ गया। इसके कंप्यूटर थे ये सब, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर आपका आता है पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर, ULSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये सब इसमें हमारा यूज़ होने लगा, ठीक है ना। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब। तो ये आपकी जनरेशन है, 5 जनरेशन, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम आती है पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।